विमला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बुढ़ापे और बीमारी के चलते अब उसके जीने की आशा समाप्त हो चुकी थी। वो अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को अपने पास बुलाती है। सुनो रमेश और सुरेश, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगी, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ माँ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। कब तक हम ऐसी झूठी आशा पालते रहेंगे बच्चों? मैं समझ चुकी हूँ कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं अब नहीं बच सकती। परंतु जाने से पहले मुझे तुम दोनों को बहुत महत्व की बात बतानी है। अरे कौन सी महत्व की बात माँ? मेरे पास कुछ अमूल्य और पुश्तैनी वस्तुएं हैं जो हमारे कुल में परंपराओं से आ रही है। मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और उन्हें उनके पिताजी ने। मेरे बाद उन वस्तुओं पर तुम दोनों का अधिकार है। उन वस्तुओं से तुम अपनी समस्या से राहत पा सकते हो। रमेश और सुरेश मन में विचार करने लगते हैं कि उनकी माँ कहीं उन्हें किसी खजाने के बारे में तो नहीं बताने वाली, या ऐसी कोई अमूल्य वस्तु है उसके पास जिसे पाकर हम धनवान बन जाएंगे। रमेश, तुम बड़े हो बेटा, इसलिए पहले तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, एक सिक्का। क्या? एक सिक्का? सुरेश बेटा, तुम्हारे लिए ये पोटली। एक बात याद रखना, ये पोटली और सिक्के का उसी समय उपयोग करना जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हो या तुम्हें किसी की सहायता करनी हो। ऐसा करने के बाद ही तुम्हारा धनवान बनने का मार्ग खुलेगा। इतना कहकर विमला का देहांत हो जाता है। रमेश और सुरेश अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। भैया, माँ तो चली गई, अब हम क्या करें? मतलब मैं क्या बोलूं, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ और मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। अरे माँ ने जब कहा था कि वो हमें कुछ देने वाली हैं, तो मुझे लगा था कि कहीं वो हमें किसी खजाने के बारे में बता रही हैं। परंतु माँ ने तो अमूल्य वस्तु के नाम पर क्या दिया? एक सिक्का और एक छोटी सी पोटली, बस। हाँ, और साथ में यह भी कहा कि जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो तभी उसका उपयोग करना। वाह 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 वाह। हाँ, पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों कहा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया, मुझे तो लगता है कि अब हमें माँ की इस बात के विषय में ज्यादा ना सोचते हुए अपने अपने रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। क्या कर सकते हैं अब, हैं? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तुम सही कह रहे हो। तो भैया, हम कल सुबह ही घर बंद करके बाहर निकलते हैं। हम दोनों अलग अलग मार्ग से जाएंगे और सफलता प्राप्त करके धन कमाकर फिर से अपने घर आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, देखते हैं कि पहले कौन सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, चलो। अगले दिन दोनों भाई घर बंद करके अपने अपने मार्ग से चले जाते हैं। बड़ा रमेश वन के मार्ग से चला जाता है और छोटा सुरेश गांव के मार्ग से आगे बढ़ता है। इधर राजमहल में उसी राज्य के महाराज अधिरथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। महामंत्री, हमारे जाने की सारी तैयारी हो गई। हाँ महाराज,
सारी तैयारी हो गई है। तभी महारानी सुनैना वहां आती है। महाराज, आप हमेशा शिकार के लिए जाते हैं। शिकार करना आपको बहुत प्रिय है, परंतु इस बार मैं भी आपके साथ वन में शिकार पर आना चाहती हूँ। अरे परंतु महारानी, वन में जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। पता नहीं वहाँ कितने दिन रहना पड़ सकता है। महाराज, मैं तो हमेशा महल में ही रहती हूँ। मुझे वन में हरे भरे पेड़, अलग अलग प्रकार के पक्षी, चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का मधुर स्वर सुनना और देखना अच्छा लगता है। कितने दिन हो गए मैं राजमहल से कहीं बाहर नहीं गई हूँ। आप मुझे इस बार अपने साथ ले जाइए, बस ले जाइए। ठीक है, ठीक है। अब आप इतना हठ कर रही हैं तो ठीक है, मैं आपका हठ मान्य करता हूँ। महामंत्री जी, हमारे साथ महारानी के वन जाने की भी तैयारी की जाए। अब हम और रानी दोनों जाएंगे, ठीक है? महाराज और महारानी अपने रथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। महामंत्री भी अपने घोड़े पर उनके साथ ही होते हैं। तीनों वन में पहुंच जाते हैं। महारानी सुनैना, आप महामंत्री के साथ यहीं रुकिए। मुझे शिकार करने के लिए वन के और भीतर जाना होगा। वहां आपका साथ होना सुरक्षित नहीं है। वन में कोई भी संकट आ सकता है। आप यहाँ महामंत्री की सुरक्षा में रहिए, मैं शिकार करके आता हूँ, ठीक है ना?